कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार, एक सशक्त व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की रचना अपनी अपनी बीमारी। यह परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य आप लोग जानते हैं, जो बच्चे व्यंग्य नहीं जानते हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूं तो व्यंग्य का तात्पर्य होता है किसी बात को सीधा सीधा ना कहा करके टेढ़े ढंग से कहना, एक अलग ही अंदाज में कहना, किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहना। व्यंग्य की शाब्दिक या सामान्य अर्थ की बात करें तो व्यंग्य का शाब्दिक अर्थ है सामान्य ताना या तंज। कई बार आप लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि वह व्यक्ति मुझे ताना मार रहा था या मेरे ऊपर तंज कस रहा था। तो ताना मारना या तंज कसना, इसका तात्पर्य क्या है? ये ताना मारने वाले व्यक्ति अपनी बात को किस रूप में रखते हैं? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ताना मारने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, अपनी बात को सीधे सीधे नहीं रखते, वो बहुत ही टेढ़े ढंग से रखते हैं। वो कहते कुछ और हैं और उसका अर्थ कुछ और निकलता है, या कई बार वो किसी और को सुनाना चाहते हैं लेकिन किसी और के पास वो कहते हैं। तो बच्चों, यही व्यंग्य है। व्यंग्य का सीधा सामान्य संबंधित अर्थ नहीं निकलता, बल्कि एक अलग ही अन्य अर्थ निकलता है। व्यंग्य से व्यंग्यार्थ निकलता है, एक अलग ही अर्थ प्रकट होता है। यही व्यंग्य है। व्यंग्य एक ऐसी विधा है हिंदी की जिसके द्वारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों को, हमारे जीवन के खोखलेपन को, बुराई और पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करता है। समाज के सामाजिक बुराइयों, राजनीतिक विसंगतियों को सीधे सीधे वर्णन ना कर करके टेढ़े ढंग से प्रस्तुत करना ही व्यंग्य का उद्देश्य होता है, ताकि समाज के लोग अपनी बुराइयों से, अपनी विसंगतियों से सचेत रहें और उसको दूर करने का प्रयास करें। तो यही व्यंग्य है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और व्यंग्य को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से बाहर निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। क्योंकि व्यंग्य को पहले विधा का दर्जा प्राप्त नहीं था और लोग इसको मनोरंजन की दृष्टि से देखते थे, लेकिन इसे विधा का रूप परसाई जी के माध्यम से मिला। उनकी व्यंग्य रचना हमारे मन को केवल गुदगुदाती ही नहीं है, बल्कि सामाजिक पाखंड और रूढ़िवाद की वास्तविकता से आमने सामने भी कराती है। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी बीमारी, एक ऐसा ही पाठ है। इस पाठ में समाज में लोगों के अलग अलग प्रकार के व्यवहार को उजागर करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, अलग अलग सोच रखने वाले होते हैं। उनकी आशा, उनकी इच्छा, आकांक्षा सबकी अलग अलग होती है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तविक दुखों से दुखी हैं, हमारे समाज में जो सही में दुखी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संपन्नता से उपजे दुखों से दुखी हैं या अधिक और प्राप्त करने की लालसा से दुखी हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो धनाढ्य वर्ग हैं, जो संपन्न लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि और हम और अधिक संपन्न बन जाएं और अधिक अमीर बन जाएं। उनके मन में संतोष की भावना नहीं होती है और हमारे पास आता ही रहे धन दौलत। इस प्रकार के सोच रखने वाले होते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे अपने वास्तविक दुखों को भूलकर उनके इस प्रकार के छली या कपटी बनावटी दुखों से दुखी हो जाएं। तो इस प्रकार के लोग भी समाज में रहते हैं। इस पाठ में ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के सोच रखने वालों की बीमारी का वर्णन है। आइए इस पाठ में ऐसे कौन कौन सी बीमारी का वर्णन है, क्योंकि पाठ का नाम क्या है? अपनी अपनी बीमारी। सबकी अलग अलग बीमारी है, लेकिन इस पाठ में शारीरिक बीमारी का वर्णन नहीं है। इस बीमारी में कुछ और ही बीमारी है। लोग वास्तव में अपने सोच से बीमार होते हैं। हमारी सोच जैसा होगा वैसे ही हमारा जीवन होता है। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? ऊंची होना चाहिए। यही इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। इस पाठ के प्रारंभ में एक ऐसे बीमारी का वर्णन है, एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन इस पाठ में किया गया है जो टैक्स की बीमारी से मर रहा है। लेखक उनके पास चंदा मांगने जाते हैं अपने साथियों के पास, साथियों के साथ।
तो चंदा मांगने वाले और चंदा देने वालों की मनोभाव का पहले ही पैराग्राफ में आपकी पुस्तक में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया, उसको आप लोग पढ़िए कि चंदा मांगने वाले जो लोग होते हैं और देने वाले भी होते हैं, वे एक दूसरे के शरीर की गंध को बखूबी पहचानते हैं। तात्पर्य यही है कि जो चंदा मांगने वाला होता है वो चंदा जो देता है उसको देखकर पहचान जाता है कि यह व्यक्ति हमें कितना चंदा दे सकता है या देगा कि नहीं, और देने वाला भी यही जानता है कि यह व्यक्ति मेरे घर से बिना चंदा लिए जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे चंदा मांगने वाले और देने वालों के मनोभाव का पहले पैराग्राफ में बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो लेखक को उस व्यक्ति से मिलते ही समझ में तो आ गया था, पता चल गया था कि यह व्यक्ति चंदा देने वाला नहीं है। फिर भी वो निवेदन करते हैं कि महाशय हम आपके पास चंदा के लिए आए हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स के मारे मर रहे हैं। टैक्स के मारे मर रहे हैं? लेखक सोचते हैं यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है? भाई हमने बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कालरा, कैंसर, टीबी, सर्दी, खांसी, अनेक प्रकार की हमारे शरीर में बीमारी है, लेकिन ये टैक्स की बीमारी मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं जिनसे लोग मरते हैं। मगर यह टैक्स की बीमारी कैसी है जिससे लोग मर रहे हैं? वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तो क्या इस बीमारी में मजा आता है या अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है? इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? लेखक सोच में पड़ जाते हैं। लेखक के मन में अनेक प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये बीमारी कैसा होगा। ये व्यक्ति बोलता है कि हम टैक्स के मारे मर रहे हैं। लेखक सोचता है अजीब रोग है यह, चिकित्सा विज्ञान में भी इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए, वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो एक बीमारी कैसी है जिसका चिकित्सा विज्ञान में कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता? तो लेखक टैक्स को बीमारी के रूप में देखता है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का तात्पर्य यह है कि टैक्स को बीमारी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है कि टैक्स पीड़ित जो व्यक्ति है उसे टैक्स से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। वह व्यक्ति अमीर है, धनाढ्य है और टैक्स उसकी आय के प्रमाण है, इसीलिए वो टैक्स दे रहा है। लेकिन इतने संपन्न होने के बाद भी, इतनी ऊंची आय रखने के बाद भी लोग टैक्स भरना नहीं चाहते। टैक्स देने की जिनकी नीयत नहीं होती है, ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है। और यही कारण है कि लेखक टैक्स को बीमारी मानते हैं। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे ना लगे वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती है। तो टैक्स की बीमारी की विशेषता बताया है। इस बीमारी की विशेषता यह है कि जो व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है वह कहता है कि हम टैक्स से मर रहे हैं। मतलब टैक्स के देने के समय उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है। टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं का तात्पर्य देखिए, यही व्यंग्य है। मर रहे का तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु से नहीं है। मर रहे का तात्पर्य कि हम दुखी हैं, हम विचलित हैं, परेशान हैं। जबकि टैक्स देने वालों को परेशान नहीं होना चाहिए, वो तो उसकी आय के प्रमाण है, उनकी ऊंची आय है, खुशी से टैक्स देना चाहिए। लेकिन टैक्स देने वाले कहते हैं हम टैक्स से मर रहे हैं, जबकि जिसे टैक्स की बीमारी नहीं लगा है वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, जिनकी ऊंची आय नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे, पर मर जाते हैं निमोनिया से, छोटे मोटे बीमारी से मर जाते हैं। बहुत से लोग हैं इस समाज में जो चाहते हैं कि हम भी टैक्स के दायरे में आए, अर्थात हम भी संपन्न बने, हमारी भी आय ऊंची हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि कुछ धनाढ्य लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो टैक्स के दायरे में आते हैं, वो कहते हैं हम टैक्स से मर रहे हैं। कितनी आर्थिक अंतर होता है आर्थिक रूप से समाज में। एक तरफ ऊंची आय वाले लोग हैं और दूसरी तरफ निर्धन परिवार के लोग हैं जो मुश्किल से अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन जी ऊंची आय वाले थोड़ा सा टैक्स को भी देने की उनकी नीयत नहीं होती है। इस प्रकार से टैक्स नहीं देने वालों के ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। लेखक सोचता है कि ये बीमारी इतना अच्छा है कि लोगों को बहुत
तकलीफ भी नहीं होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत स्वस्थ रहते हैं। काश ये बीमारी मुझे लग जाता, लेखक की इच्छा होती है। लेखक को उस व्यक्ति से ईर्ष्या हुई और लेखक कहता है मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ। लेखक टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहता है कि काश मुझे बीमारी लग जाए। उनकी तरह ही लेखक मरना चाहता है। वह कहता है कि मैं उनकी तरह मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूँ छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मर गए। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे, मगर अपने भाग्य में यह कहाँ। अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। टैक्स नहीं देने वालों के ऊपर ये व्यंग्य किया गया है और लेखक अपने ऊपर व्यंग्य करता है। तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ बहुत मज़ेदार है, आप लोग पढ़िए। ये शोक समाचार है, किसी के मरने की खबर क्या है, एक शोक समाचार है। शोक समाचार की शुरुआत कैसी होती है, ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन यहाँ पर लेखक शुरुआत करता है कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। तो यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस वाक्य से शुरू करने का तात्पर्य यही है कि लेखक बतलाना चाहता है कि अगर सामान्य व्यक्ति यदि टैक्स के दायरे में आ जाता है, उसको टैक्स लगे, तो प्रसन्नता की बात होगी ना उसके लिए। इसलिए यहाँ पर बहुत ही व्यंग्य ढंग से लिखा है। लेखक ने टैक्स चोरी करने वालों पर व्यंग्य कसा है कि अपार धन संपत्ति होने के बाद भी टैक्स देने में ये लोग आनाकानी करते हैं। ऐसे लोगों की जो नीयत नहीं होती है, ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है। तो टैक्स की बीमारी को लेखक अपनाना चाहता है, इसलिए अपनाना चाहता है ताकि समाज में उनका एक सम्मानित स्थान बने। टैक्स की बीमारी से लेखक समाज को सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता है। समाज का टैक्स से उसकी सामाजिक महत्ता और आर्थिक स्तर का आंकलन होगा, और यही तात्पर्य है। इस टैक्स की बीमारी को लेखक भी अपनाना चाहता है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहा है। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपये चंदा न मिलने के दुख से मरे जा रहे हैं। तो लेखक सोचता है कि समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं जिनका सोच, जिनका इरादा अलग होता है। तो ऐसे इस प्रारंभ में टैक्स को बीमारी के रूप में चित्रित किया गया है, और जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि अपार धन संपदा होने के बाद भी ये लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं। और कुछ व्यक्तियों का उदाहरण इस पाठ में है जो अपने क्रियाकलाप से दुखी हैं और उनको भी एक तरह से बीमारी है। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। लेखक कहता है वह व्यक्ति एक ऐसे प्रतिष्ठान में काम करता था, उस प्रतिष्ठान का नाम गांधी जी के नाम से जुड़ा था, इसलिए वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था और वो दूसरों से भी अपेक्षा करता था कि बाकी लोग भी मेरे तरह ही ईमानदार बने, ईमानदारी से व्यवहार करें। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए वह बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। वो बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखता था लोगों से कि लोग मेरे समान ही क्या बने, ईमानदार बने। लेकिन ऐसे जब वो करते हुए समाज के लोगों को नहीं देखता है, प्रतिष्ठान में जब बेईमानी होने लगता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। कुछ और उदाहरण है। लेखक कहता है कि हम 2-3 लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपये के बिल जमा करना है और मेरे पास 40 रुपये भी नहीं है। उतने में एक बंधु अपना दुख सुनाने लगता है कि मैं 8 कमरे की मकान बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन 6 कमरे की मकान ही बनी है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत व्याकुल भरे स्वर में वो अपनी दुख सुनाता है। देखिए वह व्यक्ति जो है 8 कमरे की मकान बना चुका है, लेकिन मात्र 2 कमरे की मकान और नहीं बनने के कारण वह व्यक्ति बहुत दुखी है। उसी समय एक व्यक्ति और कहता है, उनके साथ जो बैठे थे, जो पुस्तक विक्रेता है, वो कहता है कि पिछले साल मैं 50,000 का
पुस्तक बेचा था, लेकिन इस बार मात्र 40,000 की पुस्तक ही बेची है, इसलिए बहुत तकलीफ में हूँ मैं। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास रोटरी मशीन आ गई है, लेकिन अब मोनो मशीन नहीं आ रही है, इसलिए बहुत दुखी हूँ। और ये सभी लोग अपने अपने दुख को ऐसे बता रहे हैं जैसे बहुत तकलीफ में हैं, जबकि ये लोग बहुत अच्छे हैं ना, भगवान की कृपा से इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा बहुत कमी होने के कारण ये लोग परेशान हैं और ऐसे अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं जैसे इनके समान समाज में और कोई दुखी नहीं है। तो आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे दुख से परेशान है, जबकि इस संसार में वास्तविक दुख झेलने वाले, कष्ट सहने वाले भी हैं। तो तीनों व्यक्ति जो है लेखक के पास अपने दुख सुनाते हैं और वो चाहते हैं कि वो सभी के दुख में मैं दुखी हो जाऊं। लेखक कहता है लेकिन मैं नहीं दुखी होता हूं, लेकिन अंततः मैं दुखी हो गया कहता है लेखक। तो तीनों प्रसन्न हो गए कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी ही हो गया। तो तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है, एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने तुच्छ दुखों को लेकर कैसे बैठे। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दे। लेखक के मन में पुनः इच्छा जाहिर होती है कि वे अपने टैक्स की बीमारी को मुझे दे दे और मैं उनसे मर जाऊं। लेखक टैक्स की बीमारी से मरना चाहता है, अर्थात एक संपन्न व्यक्ति बनना चाहता है, मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। कोई भी अमीर व्यक्ति अपने टैक्स की बीमारी के किसी को देना नहीं चाहते हैं। यही इस बीमारी की खासियत है। ये टैक्स की बीमारी लोगों को, अमीरों को बहुत प्रिय है। ना वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे न बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि हम जो साहित्यकार लोग हैं, हम जैसे, मेरे जैसे, उनकी जीवन ऐसी ही गुजरती है, हमको ये टैक्स की बीमारी नहीं लग सकती। तो बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से लेखक ने इस पाठ में अमीरी और गरीबी के अंतर को व्यंग्यात्मक ढंग से स्पष्ट किया है। गरीब व्यक्ति जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो अमीर व्यक्ति अपनी संपन्नता को बनाए रखने के संघर्षरत है। अमीरों को टैक्स भरने की बीमारी है, तो गरीबों के पास बिजली के बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं है। किसी को 8 कमरे की जगह 6 कमरे की मकान बनने का दुख है, और पुस्तक विक्रेता को 50,000 की जगह 40,000 की पुस्तक बेचने का दुख है। इस प्रकार कोई भी संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि हम और अधिक संपन्न बन जाएं, और इस प्रकार के बेवजह लोग दुखी हो जाते हैं। हमारे समाज में आज ऐसे सोच रखने वाले, ऐसे इरादा रखने वालों की कमी नहीं है। इस पाठ में समाज की विभिन्न वर्ग की समस्याओं को बड़ा ही रोचक और व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो यहीं पर पाठ संपन्न होता है। इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को आप लोग इस पाठ को समझ करके लिखेंगे, आप सभी से अपेक्षा।